तो आज का हमारा चैप्टर है, क्या है? चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े थे वेव मोशन, ठीक है। यानी कि साउंड वेव जो होता है, साउंड जो होता है किस तरह से गति करता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कैसे पढ़े थे? तो सिंपल सा उसका एग्जांपल हमने बताया था कि एक शांत जल है और या तालाब है, उसमें कोई एक हमने स्टोन का टुकड़ा या ढेला हमने उसको मारा, तो मारने के बाद उस शांत जल में एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, विचलन जनरेट होता है, और वो विचलन जितनी गति से मोशन कर रहा है उस मोशन को ही क्या कहते हैं? वेव मोशन। या हम बोल रहे हैं और वो सुनने का जो आवाज है वो क्या कहते हैं? आप जितनी जल्दी सुन रहे हैं उसकी गति को, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो साउंड आपके पास विथ एनी मीडियम आपके पास पहुंचता है, तो जिस गति से पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? वेव मोशन। आज जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर्स है जो आपको क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तो अच्छा है नहीं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कुछ भी बोर्ड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ, वेव तो हमने क्लास 11 में पढ़ा, और ऑप्टिक्स अभी हमने प्रीवियस चैप्टर से पढ़ा, रे ऑप्टिक्स, लाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स है, यानी कि वेव और रे यानी दोनों को मिला के जो नया चैप्टर बना है जिसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साउंड वेव के बारे में भी पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और लाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन कंपेयर करना पड़ेगा इस चैप्टर्स में। तो कैसे कैसे इस टॉपिक्स को हम लोग एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ते क्या है, तो बोला गया है क्या कि वेव ऑप्टिक्स डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन वेव एंड रे ऑफ लाइट। सबसे पहले बताया गया क्या कि वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, तो यह कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, यानी कि संबंध को स्थापित करता है किसके बीच में? तो वेव के बीच में और लाइट्स के बीच में। एक ऐसा टॉपिक्स, एक ऐसा स्टडी जहां पर क्या होता है, लाइट्स और वेव दोनों के संबंध को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, व्याख्या करता है। तो उस कॉम्बिनेशन को ही, उस रिलेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो दिक्कत है ना। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया गया क्या, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, यानी कि वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होता है भाई, तो बोला गया है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travel through a medium in the form of transverse wave motion। बोला गया है क्या, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट जो होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है, एक रूप होता है। एनर्जी का एक क्या होता है? रूप, यानी एक एनर्जी का ही एक प्रकार है, रूप है, टाइप्स है। उसके बाद बोला गया है क्या कि जो ट्रेवल करता है, मतलब मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कैसे? थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। बोला गया है क्या कि वो जो मूव करता है वो किसी न किसी मीडियम की मदद से मूव करता है। क्या बताया गया कि वेव मोशन जो होता है वह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? मोशन करता है, ठीक है। किसकी मदद से? तो किसी न किसी मीडियम की मदद से। और जो मोशन करता है वो किस तरह का वेव होता है? जो ट्रांसवर्स वेव होता है। जैसे ही ट्रांसवर्स वेव की बात कर दे तो कुछ इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं, पानी की धारा, इसको हम लोग समझ लो कि यही हमारा क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। आगे चल के और भी डिटेल पढ़ेंगे। तो बोला गया है क्या, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। बोला गया है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट, ये किसी मीडियम में जो होता है वह क्या होता है, उसका जो गति होता है वह उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वह क्या होता है, वो वैक्यूम में कुछ और होता है, किसी और मीडियम में कुछ और होगा। अब कुछ इस तरह से समझो, नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो तीन तरह की वस्तु लो, टॉर्च हमारा एक होगा। अब क्या कहते हैं, एक क्या होता है, शीशा पे मारो, जो आगे पीछे पूरा ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, मारेंगे उससे लाइट। और एक क्या कहते हैं, एक झिल्लीदार उजला कपड़ा पर मारो और एक काला कपड़ा पर मारो। पास किससे ज्यादा लाइट करेगा? ट्रांसपेरेंट वाला से पास करेगा। उससे कम किस में पास करेगा? व्हाइट वाला में। और ब्लैक वाला में बिल्कुल कम पास करेगा। लगभग अगर झिल्लीदार है तो थोड़ा पास करेगा, तो लगभग वो क्या करेगा? ब्लैक अवशोषित कर लेगा।
तो क्या हो रहा है, अलग अलग मीडियम में हमने क्या किया, लाइट को पास करवाया, तो बाहर जो लाइट जाने का जो स्पीड था, हो सकता है कि अगर हमने एक 3 मीडियम लिया, एक मीडियम ट्रांसपेरेंट लिया, एक व्हाइट लिया और एक ब्लैक लिया, ठीक है, यहां से जब लाइट पास करवाएं तो क्या कहते हैं, पूरा इधर पास होते चला गया, यहां से पास करवाएं तो यहां पर आकर रुक गया, इससे आगे नहीं जा पाया, यहां पे क्या तेजे पर जो रह गया। इससे क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। यानी कि इससे पता चलता है क्या कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दिक्कत अब बोला गया है, एक टर्म है जो हम लोग क्या कहते हैं, जवानी के दौर से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर होता है। वैक्यूम का मतलब कि कोई मीडियम नहीं है, तो लाइट जो होता है बिना मीडियम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट होता है, लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट होने के लिए क्या करना होगा, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम बोल रहे हैं और यहाँ पर अगर एयर नहीं रहता तो क्या आप सुन पाते, कुछ नहीं सुन पाते। हम लोग अगर क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में चले जाएं और अंतरिक्ष में जाके अगल बगल में बैठे हुए हैं तो फिर भी क्या कहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं या तुम क्या बोल रहे हो नहीं सुन पाओगे, कितना आए करते रहो नहीं सुनोगे, ठीक है। तो कैसे क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ से वहां जाने के लिए भी कोई मीडियम की आवश्यकता है, जो कि मीडियम है ही नहीं। अब कोई टेलीफोन से बात करता है तो वाईफाई की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की मदद से सुनते हैं, लेकिन बिना मीडियम के साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं होता है, लेकिन लाइट हमारा विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट करता है, ठीक है। अब अभी तक हमने वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा कि वेव ऑप्टिक्स में ये रिलेशन को, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, किसके बीच में, वेव और यानी कि साउंड और क्या कहते हैं लाइट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, संबंध स्थापित करता है। और इसके हिसाब से बताया गया क्या कि लाइट जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रोपेगेट होता है विथ अ मीडियम। क्या बोला गया, वेव ऑप्टिक्स जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होगा प्रोपेगेट करेगा विथ अ मीडियम, ठीक है। और अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वह क्या कहते हैं, अलग अलग होगा। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। लाइट जो होता है विदाउट मीडियम प्रोपेगेट करता है, लेकिन साउंड वेव विदाउट मीडियम प्रोपेगेट नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम सिंपल सा भाषा में बता गया है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। एक टर्म है व्हाट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। 3 नंबर में पूछा आपके एग्जामिनेशन में, व्हाट इज न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम ये 3 एग्जांपल से क्या कहते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को समझेंगे, ठीक है। ये इस फिगर को देख के आपको लाइट चैप्टर का क्या टर्म याद आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड फिगर को देख के क्या पता चल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और थर्ड पिक्चर को देख के क्या पढ़ रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कि अगर किसी हम क्या कहते हैं साउंड वेव को या सॉरी लाइट्स को अगर बोलते हैं तो बोलेंगे तो क्या कहते हैं, या टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, अलग अलग होल से अलग अलग जाता है। सूर्य भगवान क्या कहते हैं, प्रकाश देते हैं, तो आपका घर पूरा पैक है, लेकिन कहीं से एक भुड़की होता है, छेद, होल्स, उसे देखना लाइट सड़क से निकल जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, उस लाइट को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स के रूप में दिया गया है, जिसको हम लोग आगे चल के समझेंगे क्या होता है कि व्हाट इज न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले उसके बारे में आते हैं कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहता है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल इलास्टिक पार्टिकल which travel in a vacuum with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second। यानी मिस्टर न्यूटन कहते क्या है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल इलास्टिक पार्टिकल। प्रकाश जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो इनविजिबल होता है। उस छोटे कणों का हम लोग, अब देखो यहाँ पे लाइट्स है, पूरे क्लासेस में लाइट्स है, लेकिन प्रकाश तो दिखाई दे रहा है कि प्रकाश हम लोग इंजोड़ा में है, लाइट्स आ रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे कण पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं देते हैं।
लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं उस पार्टिकल्स को देखने का सिंपल घर का एग्जांपल बता रहे हैं कि अभी हमने बताया कि सूर्य भगवान तो बड़ा सा क्या कहते हैं हाइड्रोजन लेके बाहर जा रहे हैं, बहुत पूरा विश्व में लाइट है, लेकिन उस हाइड्रोजन में हमारे जो घर के वॉल्स आ जाते हैं तो लाइट्स पास नहीं करता है। लेकिन कभी कभी उस होल से क्या होता है, लाइट्स पास करता है। उस होल के सामने क्या करना कि इतनी सुनी गर्दा, एकदम हल्का वाला गर्दा, हल्का से भुरकाना और दूर से देखना, उसमें लगेगा नहीं कि छोटा छोटा कण वो होल को, वो लाइट जो बिल्कुल सिंगल सिंगल जा रहा है सीधे आ रहा है, वो लाइट क्या होगा, हल्का हल्का कण के रूप में दिखाई देगा। तो उस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि लाइट्स क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जो कि इनविजिबल होता है, उसे आप अपने ओपन आईज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उस लाइट्स को देख सकते हैं लेकिन उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते हैं। फिर बताया गया है क्या कि और जो ट्रेवल होता है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जाता है। यानी सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट जो होता है छोटे छोटे इलास्टिक इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। और अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से वो जाएगा। वैक्यूम में तो फिक्स है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाकी जो मीडियम होगा उसकी कैसी डेंसिटी होगी उस पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे की ओर आप बताते हैं the theory could explain refraction and reflection of light, यानी कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आगे चल के पूछा जाएगा कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी किस तरह के लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। कोई दिक्कत यहां तक है ना। उसके बाद बोला गया है द साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर डिफरेंट। बोला गया है क्या कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर बोला गया द साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर डिफरेंट, यानी कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बनता है। हमने पढ़े होंगे, कहां पे पढ़े थे, याद है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में। ठीक है, कि प्रकाश जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो अपने 7 डिफरेंट कलर में बन जाता है, जिसका एक नेचुरल एग्जामिनेशन का एग्जांपल क्या था, रेनबो। रेनबो इज द नेचुरल एग्जांपल ऑफ क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बोला गया है क्या, तो अलग अलग कलर्स जो होते हैं उसका लाइट का जो होता है साइज होता है अलग होता है। साइज बोले तो उसका अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होता है। बात समझ में आया। अब आगे चल के वहां पे पढ़े भी होंगे किस लाइट का कितना फ्रीक्वेंसी होती हो, सिंपल सा भाषा में 10th क्लास में पढ़े होंगे, बैनिया पिनाला पढ़े थे कि भुला गए, बैनिया पिनाला। हाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं, उसको पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ब्लू ग्रीन जो होता है ना, आरजीबी कलर का मिक्सर जो होता है 7 कलर का, उसको शॉर्ट में बोलते हैं और इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं वीआईबी करके वो बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट में इन लोग को इसलिए कि 10th में तो आप पढ़े होंगे, वहां भी इस चीज को पढ़ाया गया है। अभी 10th की क्लासेस में यहाँ पे चल रहा है वही टॉपिक चल रहा है। जिसको लग रहा है कंफ्यूजन है तो हिंदी क्लासेस में भी या 10th की क्लासेस में आके उसको सीख ले, पढ़ ले। आपको ओवरऑल पढ़ने का बहुत सारा मौका है यहाँ पे। दिन भर आइए बढ़िया बिस्तर लेके, कुछ न कुछ होते ही रहेगा, पढ़ने का ही माहौल है। हाँ, बदमाशी का माहौल है, बदमाशी जैसे ही किए उसका लोला रंग दिया जाएगा। ठीक है, उसको कोई उपाय नहीं। आगे की ओर चलते हैं। तो बोला गया है क्या, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में और भी कुछ मेरिट्स तो हमने जान लिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि ये क्या करता है, नहीं दर्शाता है। किसको नहीं दर्शाता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को नहीं दर्शाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को नहीं दर्शाता है, पोलराइजेशन को नहीं दर्शाता है। ये सारे जो लॉ है उसको न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिप्रेजेंट नहीं करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सारे केस में न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पे वो फंक्शन नहीं करता है, सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही ये फंक्शन करता है। आगे बताया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, द कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर बताया गया है द थ्योरी फेल्ड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई लाइट ट्रेवल फास्टर इन अ रेयर मीडियम देन इन द डेंसर मीडियम। एक थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इस थ्योरी में अभी हमने क्या दिखाया कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन
क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 3 केस में क्या होता है, फेल हो जाता है। तो क्यों फेल हो जाता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग ये सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि ये भी यहाँ पर इफेक्ट किया जाएगा, बताया जाएगा क्या कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक होता है और डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, स्लो होता है। क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद आप लोग को 11th में पढ़ाया गया होगा, मैं भी ध्यान में अगर होगा तो ठीक, नहीं तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है क्या कि अगर प्रकाश की किरणें मेटल सरफेस पे आती है, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लेवल में यानी उसके वर्क फंक्शन से अगर अधिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, ठीक है। तो उस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, जिसके कारण उसका मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करेगा तो उसका क्या होता है, क्वालिटी लेस करेगा। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कभी कोई लोहा देखना बहुत टाइट होगा और उसको क्या करते हैं, गर्म कर दो, पूरा लाल कर दो, और लाल करके और उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सूखने के लिए, तो मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ दो, पहले की अपेक्षा वो मुलायम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, वो गर्म होकर वो क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इरेज किया, उसके कार्बन क्या कहते हैं निकले। जब कार्बन निकल गया तो लोहा क्या हो गया, मुलायम हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि कच्चा लोहा बढ़िया होता है कि पक्का लोहा बढ़िया होता है, ओरिजिनल कौन होता है, कच्चा लोहा कि पक्का लोहा, कच्चा बालू पक्का बालू, कौन बालू, कौन बोला लोहा, कच्चा लोहा बढ़िया होता है। तो अमृता बोल रही थी पक्का लोहा बढ़िया होता है, पक्का लोहा बढ़िया नहीं होता। पक्का लोहा में कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण वो टाइट हो जाता है, और जो क्या कहते हैं मारने से टूट जाए वह मजबूत नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय पर झुक जाए वही अच्छा होता है। तो इसके हिसाब से क्या कहते हैं, मूर्ख तेज हो जाएगा, और क्या कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति कमजोर। आज का कलयुग में क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति को लोग मूर्ख कह देता है, एकदम मूर्ख, कोई लूट ना हुआ। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो होता है समय के साथ झुकना भी सीखता है, और समय आने पर उसको पलट के ऐसा जवाब देता है कि उसका हालत टाइम कर देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने बताया क्या, ये फास्टर क्यों होता है, रेयर क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल है कि अगर रेयर मीडियम होगा तो कम घना होगा तो लाइट इजी वे में पास करेगा, और क्या कहते हैं डेंसर होगा तो लाइट इजी वे में पास नहीं करेगा। कुछ ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक क्या कहते हैं खुला एरिया है, वहां पर क्या कहते हैं कितना एरिया है, तो मान के चलिए 400 स्क्वायर फीट, दो एरिया है, मान लेते हैं एरिया दोनों 400 स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पर क्या कहते हैं 40 लोग हैं, 40 पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं 15 पीपल हैं। तो और तुमको क्या कहते हैं, प्रिंस को हमने बोला कि भागो, इसमें भी इसमें तेज दौड़ेगा 15 लोग वाला में। क्यों ऐसा होगा, स्पेस ज्यादा होगा तो दौड़ने के लिए इसको कोई रोकने वाला कम होगा, और इसमें जैसे ही दौड़ने के लिए जाएगा कभी फलनवा में तो कभी चिलनवा में टकराते चलेगा, ठीक है। तो टकराते रहेगा तो रास्ते में रह जाएगा, और तब तक ये प्रिंस 2 क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। जैसे कि हमेशा क्या कहते हैं प्रिंस क्लास से भाग जाता है, सीधे पापा ने कह देता है ना कि कुछ के बंद है, तू का टेंशन से सर तो बंद कर लिया तो, अरे कोई वो दिन दूर नहीं है कहेगा कि सर तो मरा कर सुना वहां जाके चलवाते नहीं होगा, है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे की ओर चलते हैं, इसके अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है, वेव फ्रंट। कि वेव फ्रंट क्या होता है, बड़ा ही काम का चीज है, इससे कई बार पूछा गया है कि वेव फ्रंट होता क्या है। तो बोला गया है क्या, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। बात समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। चलिए अब हम क्या कहते हैं, फिर से एक क्या बना दिए, कुछ आइडिया है। साइंस के विद्यार्थियों मान लो कि ये क्या कहते हैं पीसफुल पॉन्ड है,
यानी कि बड़ा ही शांत झील है, तालाब है। और क्या कहते हैं, आप ही जैसा कोई क्या कहते हैं दिल जला व्यक्ति उसके किनारे गया, लतखोर नहीं, उसके किनारे गए, गाना सुने होंगे, बहुत पुराना गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार बाबरी, मन में हलचल मच जाएगी। अच्छा, कुछ गाना सुने हो? नहीं सुने हो, जाके यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा, यूट्यूब बाबा पे आपको गाना मिल जाएगा, ठीक है, या गूगल बाबा पे जाइए, गूगल बाबा पे सुनने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो क्या कहते हैं डायरेक्ट आपको आजकल ऑनलाइन भी चलता है। यानी एक बड़ा ही फेमस गाना है, और जहां तक हम समझते हैं, हमने जो गाना का नाम बोला एक कार को जरूर कोई याद आ गया होगा कि है, लेकिन अपना इंसानियत शरीफियत दिखाने के लिए कि मैं नहीं जानता, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सब अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं। तो उस किनारे पर एक क्या कहते हैं, एक ऐसा बच्चा जो क्या कहते हैं प्रेम में हारा हुआ बच्चा, वो उस किनारे पे बैठा। तो बच्चा क्या करेगा, उस किनारे बैठ के क्या करेगा, अगल बगल का जो कंकड़ ढेला देखता है वो सोचते रहेगा, मन में क्या कहते हैं पूरा उसका वेव मोशन चल रहा है, विचारों का मोशन चल रहा है, काहे छोड़ दिल कई, काहे कर दिल कई, बड़ा दुख दिल कई, वो या हो सकता है अगल बगल देखे कोई नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आंसू भी चुआ लेगा, एकाध को छोटा मोटा रावण की तरह तालाब बना देगा, ठीक है, लेकिन उसी दौरान उसको होश नहीं रहेगा, और वह क्या अपने मन के हलचल को एक कंकर उठा के यहाँ पे मार देगा। तो अपने मन के हलचल, तो उसका मन का हलचल तो शांत नहीं हुआ, लेकिन ये शांत तालाब में क्या हुआ, हलचल होना शुरू हो गया, हलचल होना शुरू हुआ, क्या हो गया, हलचल होना शुरू हो गया। ये जो हलचल है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, दीज आर द वेव फ्रंट, ठीक है, यही जो है हमारा क्या है, वेव फ्रंट है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। कभी ऑर्केस्ट्रा देखे गए हो तुम लोग? ना, सराज लोग आके ना, तू चोरा लुका के जाता होगा, कहता होगा कि आज कोचिंग बना के हम बोले हैं दादा। तुम ना बोले हो। तो मान लेते हैं एक टॉर्च बार, ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं एक टॉर्च है, टॉर्च बारेंगे तो यहाँ से लाइट ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा। तो ये जो है आपका, यही जो हुआ आपका क्या हो गया, वेव फ्रंट हुआ। अब ये वेव फ्रंट ऐसे भी हो सकता है, इसके लिए तो क्या कहते हैं इस वेव फ्रंट, ये सारे वेव फ्रंट के लिए ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स हो गया। उसके वजह से कि अभी ऊपर देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है तो उसको सीधे लाइट जाना चाहिए था, लेकिन क्या दाएं बाएं ऊपर लाइट नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो वो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, मान लेते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस टकरा गया, तो टकराने के बाद निकल गया इधर की ओर, इसके लिए ये सोर्स हो गया, इसमें फ्रंट के लिए सोर्स हो गया, और यहाँ पर लाइट चला गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ से नहीं टकरा गया, टकरा के कुछ ऐसे कर दिया। इस तरह से ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, वो मोशन करते रहता है, और ये लाइट के केस में ही नहीं, साउंड के केस में भी होता है, ठीक है, ये लाइट के केस में भी नहीं होता, लाइट के केस में भी और साउंड के केस में भी होता है। इसको क्या कहते हैं समझने के लिए कि लाइट जो होता है वेव की तरह मोशन करता है, इसको एक कहानी की तरह हम लोग समझेंगे, एक कहानी की तरह समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, प्रकाश हमेशा क्या कहते हैं सीधी रेखा में गमन करता है, ये पढ़े होंगे जवानी के दौर में ही कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर हम प्रकाश जलाए हुए हैं और उधर क्या कहते हैं का रूम अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, और इधर पूरा प्रकाश है, लेकिन क्या होगा कि अगर इधर रूम में हम लाइट जलाएंगे तो क्या उसका कुछ अंश उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरा पैक रहेगा, फिर भी नहीं जाएगा, पूरा पैक रहेगा तो कहां से जाएगा, लेकिन हल्का सा भी होल दिखाई देगा,
हल्का सा भी होल, जैसे कि मान लो कि खिड़की जैसा होल रहेगा, तो होल रहेगा तो कहीं से टकराते उकराते उसमें भी हल्का चला जाएगा, यानी सीधी रेखा में सिर्फ गमन करता हो, वेव की तरह नहीं मोशन करता, पार्टिकल नेचर नहीं रखता, तो क्या हो जाता? इससे सिद्ध होता है कि लाइट भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। उसी प्रकार से अगर हम साउंड बोल रहे हैं तो साउंड अगर पार्टिकल नेचर, अब देखो हम बोल रहे हैं तो बगल के क्लासेस में इधर के उधर सब जा रहा है, उसी तरह से लाइट भी इधर उधर जा रहा है, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को क्या कहते हैं? साउंड रखता है और लाइट्स रखता है, ध्यान रखना है। ये चीजों को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरी के रूप में, बस अभी हम लोग को समझ लेना है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? एक डिफाइन 3 नंबर 2 नंबर पूछता है कि वेव फ्रंट इज द डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, यानी कि वह हर बिंदु का जो सेम फेज पे, अब देखो हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया, तो ये सबका फेज क्या है? सेम है। इस सोर्स मीडियम का सबका फेज सेम, इसका सबका सेम है, तो ये क्या हो गया? वेव फ्रंट हो गया। उसी तरह से अभी हमने शांत जल में किया, इस तरह से एक वाइब्रेशन बनाया, तो सब क्या हो गया? एक वेव फ्रंट हो गया ना। तो ये सारी चीजें, और वेव फ्रंट हमारा 3 टाइप्स का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। इसको भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। जनरली ऐसे तो 12th लेवल में नहीं पूछता, लेकिन समझते चलते हैं। वेव फ्रंट लेकिन पूछता है, तो नंबर 3 नंबर में पूछता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वेव फ्रंट की बनाना भी है, डिफिनेशन भी लिखना है, और देखो फिगर भी बनाना है। कल ही किसी ने बोला था कि तुम ही लोग बोले थे, हाँ, कि क्या कहते हैं उसमें लिखा जाएगा, कहागा कि फिगर है, तो आपको कहेगा नहीं, आपके सामने खाना है रखा हुआ, और क्या कहते हैं दाल भात चटनी, ठीक है, या क्या कहते हैं आप जाते हैं किसी शादी ब्याह में जाते हैं खाना खाए, प्लेट लेके, प्लेट भरल जा रहा है, लेकिन वो वाला था बिना मांगने ले जा रहे हो, सब्जी और क्या कहते हैं सबका खिचड़ी बन जाता है, लेकिन तैयो सब लिखा है, एक को आइटम छोड़ता है कोई है ना। चलो हमको तो क्या कहते हैं भाई, अभी क्या कहते हैं कि हम छोड़ दे, लेकिन एक आध आइटम चलो छोड़ दे, लेकिन फिर भी तो ऐसा तो भी तो कर सकते हो कि एक बार में क्या कहते हैं पूरी सब्जी ले लिए, आराम से खा लिए, उसके बाद फिर जाके पुलाव लिए, फिर सोचो कौन भीड़ में जाएगा, जे आओ जे आ ले, एक ही खा पी के निश्चय। तो हमको तो अच्छा लगता है, होना चाहिए सिस्टम, पता है क्या? स्टोन को फेंका गया तो उसके अंदर जो विचलन हुआ वह किस तरह से दिखाया गया है, या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप टॉर्च बांटते हैं तो क्या होता है, क्या सीधे चला जाता है, चारों ओर क्या होता है, इस तरह से फैलता है, तो भी एक तरह का वेव फ्रंट ही होता है, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट को, यानी कि अगर आपका वेव फ्रंट एक स्फीयर की तरह, एक सर्कल की तरह, एक गोले की तरह दिखाई देता है, तो उस तरह के वेव फ्रंट को हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक एग्जांपल के थ्रू में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये देखो, ये क्या है? हमारा शांत जल है, इसमें अगर हमने स्टोन का टुकड़ा को गिराया, जब स्टोन के टुकड़े को गिराए हैं तो वो क्या कर रहा है? कुछ इस तरह से क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स वेव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स वेव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक डायरेक्शन में, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टोन का टुकड़ा मारा तो ऐसे 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 आगे की ओर फॉरवर्ड कर रहा है, एक डायरेक्शन। लेकिन जब स्टोन का टुकड़ा हम शांत जल में पकड़ तो उसको थ्रो करते हैं तो ऐसा 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 पूरे क्या कहते हैं चारों तरफ इस तरह से ऐसे ऐसे फैलते चला जाता है ना। तो ये सारे फ्रंट को एक साथ मिला देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। और किस तरह का वेव फ्रंट कहलाता है? किस तरह का कहलाता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि किस तरह से वाइब्रेशन होता है। चाहे इसकी बात की जाए, चाहे इसकी, इसमें थोड़ा सा कम वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन तो हो रहा है। उसके बाद आते हैं उसको 3 तरह का जो वेव फ्रंट होता है उसका हमने एक फिगर के द्वारा दिखाया कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा इस तरह से। हमने एक सिंगल सा जो इस तरह से कर रहा है उसको सीधे की ओर चला जा रहा है लाइट के रूप में। उसके बाद आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और एक प्लेन वेव फ्रंट। पूछेगा कि उसका एग्जांपल पूछेगा सिलिंड्रिकल का तो उसका फिगर वगैरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में पूछे ना पूछे फिगर ड्रॉ करना है। एग्जाम में हर जगह आपको कहेगा नहीं कि भाई फिगर ड्रॉ करना, उसको बनाना है, करना है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जैसे ही हम लोग बेसिक चीज पढ़ लिए इस चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का कि वेव ऑप्टिक्स का किसे कहते हैं, वेव फ्रंट किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजों को समझने के बाद, न्यूटन का ऑस्कुलर थ्योरी समझ लेने के बाद
हम लोगों के पास एक कैपेसिटी आ गई कि अब हम लोग हेजन प्रिंसिपल को इजी वे में समझ सकते हैं। और इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास करके क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बोर्ड कोई भी हो, आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, चाहे 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, 5 नंबर में पूछता है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। है क्या हेजन प्रिंसिपल? तो हेजन एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया क्या है कि लाइट ट्रेवल इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। बोला गया है, मिस्टर हेजन ने सबसे पहले कहा, क्या कहा कि लाइट जो होता है एक मीडियम में ट्रेवल करता है। किसमें करता है? एक मीडियम में ट्रेवल करता है। किस रूप में? तो वेव फ्रंट के रूप में। वेव फ्रंट क्या होता है तो हमने बताया अभी, ये 3 प्रकार का होता है। तो बोला गया है कि मिस्टर हेजन ने पहली बात बोला है अपने वेव थ्योरी में कि लाइट जो होता है वह मोशन करता है मीडियम में, किसकी मदद से? तो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट के रूप में मोशन करता है। चाहे वो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो या प्लेन हो, तीनों में से कोई भी हो, लेकिन वेव फ्रंट के रूप में वो मोशन करेगा, मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान। यहाँ तक कोई दिक्कत? सीधा है ना कि टेढ़ा हो गया? उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट बोला गया है क्या कि ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अभी हमने बताया था क्या कि जो सेम फेज में क्या कहते हैं पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो उसका जो लोकस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। हमने क्या बताया था किस तरह से कि अगर यहाँ से सोर्स निकला और ये क्या किया तो ये क्या है, तीनों क्या है पॉइंट, इसका लोकस है, ठीक है। तो इस लोकस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, अगर सेम फेज में होगा दूसरा फेज में चल जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, और तीनों बराबर यहाँ पे हो गया, और एक वो यहाँ से ऐसे निकल गया, तो इसको वैसे करके वेव फ्रंट नहीं लेंगे, जब भी होगा तो पूरा ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आया? तो वही बोला गया है। तो दूसरा बात बोला गया वेव फ्रंट के बारे में। तीसरा पॉइंट मिस्टर हेजन कहते हैं क्या, all particle on the wave front behaves as a secondary source of light which emits secondary wavelets। ये क्या है? हमने कल बताया था कि अगर किसी बिंदु से क्या कहते हैं लाइट या साउंड फ्लो किया, ठीक है, और फ्लो किया, रात नहीं सोच देखा जी हमारे जब मोबाइल किए जा रहे हो, तो अगर किसी पार्टिकल से लाइट या साउंड फ्लो किया तो ये क्या हो गया? इसका वेव फ्रंट हुआ ना। अब ये वेव फ्रंट क्या होता है, किसी वॉल से टकरा गया, तो टकराने के बाद इस वेव फ्रंट का सोर्स क्या है? ये है। और इस वेव फ्रंट से क्या कहते हैं, जब वॉल से टकराने के बाद यहाँ से भी क्या किया, इस तरह से वाइब्रेशन करके निकला, ये भी कहीं से टकरा गया होगा, इधर की ओर गया ना। तो इस तरह से लाइट हो या साउंड पूरे एरिया में क्या हो जाता है? स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। हम ऐसे बोल रहे हैं तो क्या इधर हमारा आवाज नहीं जा रहा है? जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो कैसे जा रहा है? जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ के सामने हमारा जो वॉल है उससे टकरा के क्या हो रहा है? इधर की इधर चला जा रहा है। लाइट्स भी जब नीचे की ओर जल रहा है या सामने से लाइट्स आ रहा है तो इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, क्या हमारे बॉडी से टकरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऑल पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट, पार्टिकल के जितने भी 1 2 3 जितने भी वेव फ्रंट है, बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये क्या कहते हैं? दूसरा सोर्स के रूप में काम करता है। किसका? तो लाइट का। व्हिच इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट, जो क्या कहता है? दूसरा वेवलेट कोई वेव फ्रंट को तैयार करता है। बात समझ में आया? फिर ये टकराएगा तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ से जब निकला तो ये क्या हो गया? इसके लिए सोर्स हो गया, ये इसका वेव फ्रंट हो गया। इस तरह से ये जब तक इसके अंदर उस पार्टिकल्स के अंदर, साउंड्स के अंदर, उस लाइट के अंदर जब तक एनर्जी क्या होता है, बचता है, वो टकराते रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहता है, फैलते रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आगे की ओर चलते हैं। इसका अगला पॉइंट सेकंड सुनी का बोलता है क्या? द एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। वही बात बोला गया क्या कि सेकेंडरी वेवलेट जहां से सोर्स निकलता है उससे क्या होता है? नया वेव फ्रंट तैयार होता है। हमने दिखाया यहाँ से टकराया, इस तरह से मूव किया तो नया वेव फ्रंट को तैयार करता है। वहां से फिर टकरा के निकलेगा तो फिर एक नया वेव फ्रंट तैयार करते रहेगा। कब तक वेव फ्रंट तैयार करते रहेगा? जब तक साउंड में और लाइट में क्या होगा? एनर्जी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलता है। बोला गया है क्या? When source of light is point source, the wave front is spherical। बोला गया है क्या कि अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? पॉइंट सोर्स होगा। सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? पॉइंट सोर्स होगा। तो आपका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वेव फ्रंट स्फेरिकल कब होगा?
जब सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, पॉइंट होगा। कैसे? तो एक का शांत तालाब है, उसमें क्या कहते हैं, ऐसे करके एक स्टोन को भी दिया, एक पॉइंट को इंडिकेट किया, तो क्या हुआ, चारों ओर फैला, स्फेरिकल हो गया। टॉर्च बार है तो सीधे बार है, और क्या कहते हैं, इस तरह से पूरा में फैल गया, स्फेरिकल हो गया। तो अगर पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर पॉइंट सोर्स होगा, तो वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। नो डाउट्स है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। बताया गया क्या कि यहाँ पर हेजन थ्योरी में कुछ क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉर्मुलेशन को करने के लिए बोला गया है कि ए आपका, मान लेते हैं कि ए आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। हमने बताया था एम्पलीट्यूड को ए से सूचित करते हैं, और ये आयाम बताता है। आयाम को कैसे समझना है, 11th में आपने देखा होगा कि अगर आप लोग घर में या मोबाइल्स में कहीं न कहीं क्या बोलते होंगे, साउंड चलाते हैं, गाना बजाते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो कुछ इस तरह से समझिए कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी जो हम बोल रहे हैं कितना ज्यादा तेज बोल रहे हैं और कम बोल रहे हैं, उसकी ऊंचाई और निचाई मतलब कम बेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। साउंड बॉक्स वगैरह में जाते होंगे तो साउंड बढ़ाने और घटाने वाला होता होगा, मोबाइल से भी गाना बजाते होंगे या होम थिएटर वगैरह तो साउंड बढ़ाने और घटाने वाला होता होगा, या रिमोट से ही बढ़ाते घटाते हैं। तो जो बढ़ता है वो एम्पलीट्यूड होता है और घटता है तो एम्पलीट्यूड घटता है। ठीक है, टेक्निकली समझ सकते हैं। तो बोला गया है क्या कि ए आपका एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड जो होता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के, यानी कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही वो कम दूरी तक क्या कहते हैं, वो फैलेगा। अब देखो इसका एग्जांपल, तुम लोग दो तरह को क्या, माइक नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्न से ज्यादा दूर तक साउंड जाता है कि बॉक्स से ज्यादा दूर तक साउंड जाता है, हॉर्न से जाता है। तो इसका कारण क्या है कि हॉर्न का जो, लेकिन मजा किसमें ज्यादा आता है, बॉक्स में। तो बॉक्स में जो होता है साउंड मिला के आता है, तो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो उसके लिए डिस्टेंस वो कम जाता है, वो कम दूर तक फैलता है। लेकिन जैसे ही एम्पलीट्यूड कम जाता है, पतला हो जाता है, तो सीधे क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। देखते हो, अगर उस हॉर्न को देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि उसका माथा पॉइंट सोर्स है और आगे की ओर ऐसे जाता है, तो समझो कि वो क्या है, वेव फ्रंट है, तैयार होता है। तो वैसा ही चीज बताया गया है क्या कि सिंपल सा बात में समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस के। किसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू हेजन प्रिंसिपल। हेजन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोला गया, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और दूसरा इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत है ना। अब आगे बोला गया व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। एक और पॉइंट बताया गया कि अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट होगा तो स्फेरिकल होगा, लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट लीनियर होगा, लीनियर करने का मतलब समझो कि एक कलम बड़े वाला है, मतलब कि पूरा बेल लाइट चल रहा है, ये चारों तरफ लाइट होगा। देखो होगे पुलिस वगैरह का डंडा देखते होगे, वो रहता है मरकरी टाइप, जो मारता है वो पूरा जुग 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 जाता है, करंट वाला डंडा होता है ना, मारता है, एक घंटा हल करता है, बाप रे बाप, भाई पुलिस का डंडा खाए हो, नहीं खा के देखना, मजा आएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरे में लाइट निकल रहा है, तो वो क्या है, मरकरी वगैरह जलता है, तो जो लाइट होता है वो किस तरह का शो करता है, तो लीनियर होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। पॉइंट होगा तो स्फेरिकल, और लीनियर होगा तो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल किस तरह का लाइट होता है, तो हमने प्रीवियस में देखा है कि सिलेंड्रिकल कुछ इस तरह का होता है, इसमें लाइट है, चारों ओर क्या कहते हैं, बह रहा है। और आपने पढ़े होंगे 10th क्लासेस में सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का आयतन कुछ ही होता है, बेलन का आयतन याद है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही, याद करके रखिए। जरूर चेक करते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, 10th चोरी से पास किए हैं, ईमानदारी से पास किए हैं, यहीं से पता चल जाता है ना। आगे की ओर चलते हैं, इस यहाँ तक हम लोग देख ही लिए थे। उसके बाद बोला गया कि अगर आपका ये जो हमारा था, क्या कहते हैं कि अगर आपका पॉइंट सोर्स होगा सिलेंड्रिकल, सॉरी स्फेरिकल होगा, तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लेकिन अगर सिलेंड्रिकल हो, यानी कि अगर लीनियर सोर्स हो आपका, तो एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x होगा, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाता है लीनियर के लिए।
ठीक है, ये अब इसको करना है कि याद नहीं करना है, याद करके इसको समझ के रखना है, क्योंकि अगर आपको हेडन प्रिंसिपल पूछेगा और बोलेगा कि क्या कहते हैं एप्लीकेशन दिखाइए सिलेंड्रिकल का, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इतना में ही कहानी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछेगा और 5 नंबर में जैसे ही हेडन प्रिंसिपल पूछे तो पूरा कहानी रच देना है, ठीक है। और 3 नंबर में पूछे जितना बताया उतना ही लिखेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिगर को नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आज आता है तो हमने हेडन थ्योरी क्या कहता था वो तो हमने समझ लिया। अब हेडन प्रिंसिपल क्या है, यानी कि हेडन ने ये सारी बातों का कंजम्पशन जो अभी हमने प्रीवियस में देखा, कंजम्पशन दिया, उन्हें मान्यता को दिखाया, अब उसके आधार पर वो उन्होंने क्या कहा, अपनी क्या बातें, क्या सिद्धांत उन्होंने दिया। हेडन थ्योरी का प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं क्या, वो किस बेसिस पे दिया गया, तो एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। प्रत्येक पॉइंट जो वेव फ्रंट को क्या कहते हैं शो करता है, बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट दिया गया है उसका प्रत्येक बिंदु जो होता है वह क्या कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाता है। किसके लिए, जहां से वार है, क्योंकि अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति उधर सुन रहा है, ठीक है, दूर सुन रहा है, तो उसको हो सकता है उधर के दीवार से टकरा के आवाज जा रहा होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं। कभी पहाड़ी इलाका में गए होंगे, राजगीर वगैरह, तो क्या होता होगा, हम लोग कहते ऐसे बोलते हुआ, उधर से हुआ 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 शेरवा ऐसा आता है ना जी, तो हमको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जाने हम ही बोले हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी देख रहा है, हमको वो नहीं देख रहा है, इधर से लगता है उधर से कोई बोल रहा है ना। तो इस तरह से क्या होता है, वो वेव फ्रंट को शो करता है। आगे बताया गया है क्या कि एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। फिर बोला था सेकेंडरी वेवलेट इज ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बोला गया है क्या, अब वो सेकेंडरी वेवलेट जो टकराएगा, किसी बिंदु से टकराएगा, तो वो जैसा मीडियम होगा उस मीडियम के आधार से उसके अंदर अगर एनर्जी बचेगा तो वो क्या होगा, आगे की ओर फ्रंट का फॉरवर्ड करेगा, मूव करेगा, और कब तक मूव करते रहेगा, जब उस साउंड में उस लाइट में क्या रहेगा, एनर्जी होगा, ठीक है। वो टकराते रहेगा, घूमते रहेगा, टकराते रहेगा, घूमते रहेगा, और कब थक जाएगा, जब उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोला गया, प्रिंसिपल दिया गया है क्या, ये सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑफ द इंस्टेंट। बोला गया है क्या कि अगर क्या कहते हैं, एक अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक वेव फ्रंट तैयार किए और इस पर क्या कहते हैं टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाले, स्पर्श रेखा, और इंग्लिश मीडियम को तो टेंजेंट पढ़ाया ही क्या होगा, तो स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पे जो भेजता है, तो ये बिंदु क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट का क्या होता है, सोर्स होगा। ये बताया कि जिस बिंदु पे वो टच करेगा वहीं से एक सोर्स निकलेगा जहां से नया वेव फ्रंट तैयार होगा। ये था हमारा हेडन प्रिंसिपल का क्या था, हेडन थ्योरी का क्या था, प्रिंसिपल्स था, ठीक है। कभी कभी पे पूरा पूछ देता है, कभी कभी थोड़ा सा पूछता है। अब इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लाइट इसमें जल रहा है तो आगे की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से टकराएगा और फिर आगे की ओर जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके धीरे 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 जब कोई टॉर्च बारता है तो धीरे धीरे, मान लेते हैं कि यहाँ से टॉर्च बारा, तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो दीवाले पे खाली जोड़ा होगा, साइड से जोड़ा नहीं होगा, होगा ना। वहां से बॉल बढ़ रहा है तो क्या कहते हैं, उधर का एरिया भी तो जोड़ा हो रहा है, लाइट्स हो रहा है, तो वैसे ही क्या करते हैं, फैलते चला जाता है, और जहां से जो लाइट्स निकलता है उसके लिए वो क्या होता है, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी वेवलेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे की ओर चलते, इसका डायग्राम वगैरह भी बना लीजिएगा। अब इसके बाद आता है मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी भी आज पढ़ा है, कितना बजा टाइम, 10 मिनट, मैक्सवेल थ्योरी क्लियर कर सकते हैं। तो बैठा हुआ है क्या उधर, कौन है, ऋतिक है क्या जी, हाँ सर, बैठो बैठो बैठो। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। मिस्टर मैक्सवेल ने, हेडन ने जो कहा था वो तो कह ही दिया। अब उसके बारे में, वेव्स के बारे में मैक्सवेल ने भी कुछ बातें कही है। क्या कही है, तो पहला पॉइंट उसने बोला गया है कि लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन।
उन्होंने कहा है क्या कि लाइट वेव जो होता है, प्रकाश वेव जो होता है, वह क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। यानी कि हेजन ने कहा कि लाइट जो होता है उसको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, न्यूटन का स्केलर थ्योरी भी बताया, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि लाइट के पास क्या होता है, प्रोपेगेट करने के लिए लाइट के वेव के पास प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यानी हेजन को इन्होंने फेल कर दिया, ठीक है, गलत साबित कर दिया। ठीक है, आगे चल के समझ में आएगा कि क्या कहते हैं, दोनों की बातें सही थी, लेकिन अभी हम लोग बस यही समझते हैं क्या कि यहाँ पर मिस्टर मैक्सवेल ने कहा क्या कि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे दूसरा पॉइंट बोला गया, ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर लाइट वेव अंडरगो पोलराइजेशन। चूंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, क्या होता है, ट्रांसवर्स, जो कि हमने पहले ही बताया था किस तरह से मोशन कर रहा है, तो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, इसीलिए पोलराइजेशन में भी क्या होता है, भाग लेता है। पोलराइजेशन मतलब कि यहाँ से टकराया यहाँ मुड़ गया, यहाँ से टकराया यहाँ पे मुड़ गया, ठीक है, ये पोलराइजेशन में भी भाग लेता है। किसके हिसाब से, मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज कितना, c = 1/√μ0 E0। अब बोला गया ऐसे, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, हाँ, तो आगे से बता रहे हैं जी, जब याद रखो, मेरे कॉपी पढ़ोगे तब ना। लेकिन मैक्सवेल ने उसके लिए फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला के आधार पर कभी कहीं बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या होगा, तो फॉर्मूला को याद रखना है। आगे चल के बताया गया है क्या, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन दैट ऑफ लाइट। बोला गया है क्या कि ऐसा देखा गया है क्या कि वैक्यूम की अपेक्षा लाइट का जो वेलोसिटी वैक्यूम की अपेक्षा किसी मीडियम में क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। वैक्यूम की अपेक्षा किसी मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है ज्यादा होता है, कम होता है, कम होता है। वैक्यूम में तो कोई रोकने वाला नहीं है। अब किसी फील्ड में कोई आदमी ये नहीं है दौड़ने के लिए, बोला गया और एक फील्ड में आदमी है, तो किसमें तेज दौड़ेंगे, कोई आदमी नहीं है। तो यहाँ पर बोला है किसी मीडियम में, यानी कहीं ना कोई मीडियम है तो कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, यानी कोई है। अब उसमें क्या कहते हैं, बोला गया है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है किसी मीडियम की अपेक्षा, यानी किसी मीडियम में लाइट वैक्यूम की अपेक्षा कम होता है, ध्यान रखना। और उसी को यहाँ पर दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा है ना, कंपैरिजन ऑफ किसी मीडियम में। अब आगे की ओर चला गया, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है। फिर अगला पॉइंट बताया गया है, मिस्टर मैक्सवेल ने क्या कहा है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द ऑफ द मीडियम। बोला गया है क्या कि किसी भी मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर कैसा है। जैसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होगा उसी के हिसाब से वो प्रोपेगेट करेगा। बोला गया है, क्या बताया मिस्टर मैक्सवेल ने, क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो अभी हमने देखा कि वैक्यूम की अपेक्षा क्या होता है, किसी मीडियम में कम होता है, लेकिन वो कम कितना होगा, कितना ज्यादा होगा, वह डिपेंड करेगा उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर कितना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मीडियम। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, जहां दिक्कत हो बोलना। अब यहीं पर एक फील्ड को दिखाया गया, एग्जांपल्स के रूप में दिखाया गया है कि देखो यहाँ से वेलोसिटी जो हो रहा है, लाइट जो हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। हमने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का एक बेस्ट एग्जांपल है, यह फिगर है, इसी तरह से वो मूव करता है। तो एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है और नीचे वाले में क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ब्लू वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है और आपका क्या कहते हैं रेड वाला जो है वो क्या शो कर रहा है, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि लाइट वेव जो होता है प्रोपेगेट करता है, तो जो प्रोपेगेशन होता है
तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरे तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। इस फिगर को भी देख सकते हैं, क्या कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, इससे पता चलता है। इसमें तो 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर 3D करिएगा तो पता चलेगा कि आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का होता है, और वह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण है। किसी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट जो फ्लो करता है मीडियम में, उसके अंदर कौन कौन सा फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर क्या होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंटी पैरेलल होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछेगा। सारे ऑब्जेक्टिव को हूबहू आपके नोट्स में लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट होगा तो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट जनरेट कीजिए, और जहां पे दिक्कत होता है क्लासेस में पूछिए कि हम यहाँ पे दिक्कत है, हमें पढ़ा रहे हैं लाइव ना, तो आप क्या कहते हैं उसको पढ़िए, सुनिए, और दिक्कत होता है तो पूरा पूछिए, या बाद में भी पूछिए, लेकिन पूछिए। और पूछना कब होगा, वही बच्चे पूछेंगे जो घर पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया का कौनो मास्टर आ जाएगा तो आप लोग को नहीं सिखा पाएगा। तो सीखने के लिए खुद पढ़ना होगा। सिंपल सी बात है, आपको रेस जीतना है तो टीचर्स आपको कैसे दौड़ना है वो बताएगा, कितना दौड़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना रिदम बनाना है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और सिंपल सी बात है, किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर ये जो बोला जाता है ना कि रिवीजन इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। आप शिक्षा का क्या होता है, बड़ा ही क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया औजार क्या होता है, रिवीजन। आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना प्रैक्टिस। आगे आप कितना पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, कितना आप रिवीजन करते हैं वो मैटर करता है। तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, बाकी तो आपका हो ही जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे की ओर चलते हैं।